हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक नई सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रेट लिमिटर्स डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर वी जंप इनटू डिज़ाइनिंग एंड ऑल, लेट्स फर्स्ट क्लैरिफाई कि रेट लिमिटर्स होते क्या हैं। तो रेट लिमिटर इज़ अ सिस्टम, इज़ अ प्रोसेस जो डिफाइन करती है वेदर टू pass the request, whether to fail the request, or whether to reject the request. And passing or rejecting the request can be based on certain attributes. Uh, it can be, let's say, user ID, API key, IP address, and others. Rate limiters usually system define करते हैं in order to protect their backend services. You will hardly see rate limiters on the front end. इसके अलावा रेट लिमिटर्स के कुछ, लेट्स से, अगर बिजनेस साइड से देखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस भी ला सकता है। जैसा कि अगर आप लोग लीड कोड रेगुलरली यूज़ करते हो एंड तुम्हारे पास में अगर लीड कोड प्रीमियम है, देन यू विल सी कि यू हैव ग्रेटर, आई मीन ग्रेटर लिमिट्स। बट अगर तुम एक नॉर्मल यूज़र हो तो तुम जो कोड सबमिट करते हो उसके बाद वेटिंग पीरियड जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बेसिकली नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इन अ मिनट यू कैन सेंड इन लीड कोड इज लिमिटेड, एंड दैट्स व्हेन बेसिकली द बिजनेस डिसीजन केक्स इन। तो रेट लिमिटर्स यूजुअली सिस्टम्स का जो पार्ट हुआ करते थे वो बेसिकली दे यूज टू प्रोटेक्ट द सिस्टम, बट यहाँ पे जो है बिजनेस को भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, ऑल राइट। तो रेट लिमिटर हम लोग पहले अपना फ्रेमवर्क डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग फ्रेमवर्क क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग वही अपना जो पुराना फ्रेमवर्क हम लोगों ने डिस्कस किया है वही यूज़ करेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, देन लो लेवल डिज़ाइन स्लैश कोर एंटिटीज, उसके बाद में सिस्टम इंटरफेसेस, उसके बाद और एपीआई डिज़ाइन यू कैन कॉल इट, उसके बाद में हाई लेवल डिज़ाइन, लेट्स कॉल इट हाई लेवल design. Here we try to satisfy the functional requirements. ठीक है, and then जब functional requirements satisfy हो जाएंगे then we'll focus on non functional requirements. उसके बाद में data flow, I think इसके अलावा तो system improvements if you can think of. और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो भी फ्रेमवर्क है आई थिंक इट्स मोर और लेस फॉर द डिज़ाइन इंटरव्यू। अगर आप लोग एक सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई थिंक दिस फ्रेमवर्क विल हेल्प यू अलॉट इन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, क्योंकि तुम फोकस कर सकते हो तुम्हें किस पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। ऑब्वियसली एक यहाँ पे फोकस करना रह गया, आई थिंक यहाँ पे ही डीप डाइव आ जाता है। ठीक है, जब तुम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे इन योर सिस्टम, यू विल सी यू विल हैव टू मेक चेंजेस इन योर ओरिजिनल डिज़ाइन। कूल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड रेट लिमिटर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? रिक्वायरमेंट्स, आई थिंक, एक सेकेंड, सॉरी। एक तो सबसे पहले ऑब्वियसली सिस्टम शुड बी एबल टू pass slash drop the request. Second is based on some identification like user ID, IP, or API key. API key is mostly for external systems. So let's say if you are offering services from your platform, तो you will have some यूज़र ऑनबोर्डिंग जो कि एक दूसरा बिजनेस होगा है, तो तुम उस बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो आइदर यूपीआई, आई मीन यूपीआई बोलो, आइदर एपीआई की और देयर बिजनेस आइडेंटिफिकेशन की और एनीथिंग जिससे तुम उनको आइडेंटिफाई कर।
But user ID is mostly when you are, let's say, trying to rate limit the user and your application is the user facing application. You are basically, you are not offering services to other businesses. Second, अगर हम लोग ये रिक्वेस्ट को पास और ड्रॉप कर रहे हैं, देन वी शुड बी एबल टू हैव सम कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये हाउ वुड यू डिसाइड कि तुम कोई रिक्वेस्ट को पास करोगे या नहीं? तो यूजर्स, नॉट यूजर्स, आई थिंक सिस्टम allow admins to set their configuration in the system, like number of requests per second per user, or it could be, let's say, number of requests per minute per business or anything. ठीक है, आई थिंक यही जो है मेरे हिसाब से लग रहा है मेरे को फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नाउ लेट्स फोकस ऑन दी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो आई थिंक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इज़ द लो लेटेंसी। so when I say low latency, basically you have to quantify the latency. So let's say within, let's say, 10 millisecond, you should be able to decide whether to pass the request or not. Second that I can think of is the whether we should focus on availability and consistency. So in my opinion, if let's say your system is user facing, उस केस में तुम चाहो कि your system is highly available, then is strongly consistent. So we focus on highly availability. In our case is more important than consistency because of the obviously the CAP theorem. Consistency, obviously we always need the fault tolerance, so we will always discuss between availability and consistency. So basically availability is important over consistency. Why? Because we want our system to be available to the users, and if let's say in certain scenarios our operations have not been replicated to the different systems that are part of the distributed rate limiter, उस केस में अगर एक दो यूज़र को हम लोग पास कर देते हैं एंड आर हार्ड लिमिट जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट करी है सिस्टम की, लेट्स से हम लोग 5 रिक्वेस्ट पर सेकंड से ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे, तो अगर हम किसी यूज़र को 6 रिक्वेस्ट भी पास कर देते हैं देन इट्स फाइन, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट एज लॉन्ग एज आवर सिस्टम इज अवेलेबल, आई थिंक दैट्स विन विन। ऑब्वियसली इसके अलावा स्केल लेट्स से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सो स्केल इज let's say 1 million users we should be able to support. तो 1 million जो है easily एक enough, basically you'll have enough scale on your hands to be able to design a very good distributed rate limiter. क्योंकि अगर let's say scale ही तुम्हारा बहुत कम है, then why do you need the rate limiters? I mean, who are you basically who are you protecting your system against? इस वजह से scale होना is very important in the system. ठीक है, अब आते हैं अपने obvious से core entities पे। I think इस system में core entities का इतना importance नहीं होगा because we know what we want. आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने इनमें से कुछ एक यूज़ कर रखा है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए कोर एंटिटीज़ में रेट लिमिट कॉन्फ़िगरेशंस, आइडेंटिफिकेशन, इट कुड बी लेट्स से अगेन जो मैंने ऊपर लिखा था वही हो सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक एक रिक्वेस्ट हो सकती है। रिक्वेस्ट इज ऑब्वियसली जिसके ऊपर हम लोग डिसीजन ले रहे हैं,
ठीक है। ये हो गया। अब नाउ लेट्स मूव टू सिस्टम इंटरफेस। तो सिस्टम इंटरफेस में आई थिंक एक ही सिस्टम होगा, आई मीन एक ही चीज़ होगी, इज़ रिक्वेस्ट अलाउड। और अगर इसको हमें टाइटली कपल नहीं करना है देन वी कैन कॉल इट इज ऑपरेशन अलाउड। सो लेट्स से समटाइम्स तुम्हारी कोई एक ऐसी सर्विस है, जैसे अगर तुम मान लो ML इंजीनियरिंग के बंदे हो एंड यू आर लेट्स से डिप्लॉइंग योर सर्विस which accesses the ML model and ML model needs some time to run। तो उस केस में क्या होगा कि technically it's not a request, it's eventually performing an operation and that operation takes a lot of time, so you want to basically have some rate limiting configurations in your application to be able to protect your application। इसमें क्या होगा, आई थिंक लेट्स कॉल दिस यूज़र आईडी। अभी के लिए हम लोग डायरेक्टली यूज़र आईडी पे काम कर लेते हैं। सेकंड इज रिक्वेस्ट, व्हाट एल्स, आई थिंक दैट्स इट। सो सिस्टम इंटरफेस यहाँ पे जो है बस इतना सा ही होगा। ऑल राइट, ठीक है। अब आते हैं अपन रेट लिमिटर पे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है एक्चुअल मूव करते हैं हाई लेवल डिज़ाइन पे। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, हम लोगों का फोकस रहेगा कि हम लोग कैसे अपनी हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं विद सिंपल हाई लेवल डिज़ाइन। ऑल्दो कभी कभी जो ये सिनेरियो है ये एक्चुअल इंटरव्यूज़ में ट्रांसलेट होता नहीं है। होता क्या है कि जब भी तुम एक कुछ भी लिखते हो, चाहे वो चाहे डायग्राम हो या कोड हो, इंटरव्यूअर डायरेक्टली जंप्स इनटू द डिस्कशन। उस केस में क्या होता है, तुम फोर्स हो जाते हो उसी टाइम पे उसको ऑप्टिमल डिज़ाइन करने के लिए, ऑप्टिमल कोड लिखने के लिए। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, तुम इस पैटर्न से अगर चलोगे देन यू विल बी एबल टू फाइंड, आई मीन यू विल बी एबल टू लेट्स से easily explain your thought process during the interview। एंड ऑब्वियसली इसका एक एडवांटेज ये भी है कि अक्रॉस द इंटरव्यूज यू हैव द कंसिस्टेंसी, then it becomes easier to let's say follow the process। All right, so let's say we have a client and this client can be mobile client or any client। We don't care about the client for now, the only thing that we care about is how the client is interacting with our system। ठीक है। um, ये क्या हुआ, अरे ये क्या हो रहा है। सो लेट्स कॉल दिस गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई थिंक थोड़ा सा ऐसे नीचे मूव कर लेते हैं। तो अगर अभी हमारा जो भी एक सिस्टम है, लेट्स से कोई एक सर्विस है, हम उस सर्विस को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स अज्यूम दिस इज आवर सर्विस। ठीक है, लेट्स कॉल इट सर्विस, बैकएंड सर्विस। ठीक है, तो ठीक है, तो मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो बिफोर वी हैड द रेट लिमिटर इन द सिस्टम, व्हाट वाज द यूजुअल पाथ। तो यूजर्स जो थे हमारे रीच आउट करते थे टू द गेटवे एंड देन गेटवे यूज्ड टू पास द रिक्वेस्ट टू आवर backend service। This backend service used to do some operation। Now because we already have enough scale in the system and that's why we are trying to protect our system, right, because we don't want the failures in the system and want to improve the user experience। Let's say if something fails then we'll have to have the basically अगर request fail होती है then how do you improve the user experience, how do you make sure that the request do not fail। so assume करते हैं एक already smooth running system है and we are trying to implement the rate limiting feature in that system।
because it supports 1 million users already. So let's assume it has multiple instances running, not a single, because we assume single instance will not be able to, let's say, take care of the incoming request. ठीक है. Let's say here we have a load balancer. ठीक है. Let's say load balancer बस. ठीक है. ठीक है, तो तुम्हारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम सर्विस थे विच वर रनिंग ऑलरेडी इन द प्रोडक्शन. अब सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? शुड बी एबल टू पास और फेल द रिक्वेस्ट. नाउ विच component do you think you should implement the rate limiting in? So let's say अगर तुम rate limiting जो है stroke, अगर rate limiting तुम इधर implement करते हो, why? Let's say rate limiter अगर तुम यहाँ implement करते हो within the service itself, then what are the disadvantages or what are the advantages? Obviously it will be very fast because there is no network involved. You are not querying anything from the network. I mean across the network, you are just the rate limiter process resides in your instance itself, so you can just directly check it with a simple method call, but इसके disadvantage क्या है? Because every instance will have uh, the same process running. So each process will have different view of the data. So let's say if the request comes from client to the gateway and then goes to, let's say, instance 1. उस केस में क्या होगा? So this instance sees in its memory कि okay, it basically checks with rate limiter in its instance. तो इसने कहा कि ठीक है, मेरे पास में पहले कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है फ्रॉम दिस यूज़र आईडी, so we should allow the request. Now the request client makes the request again, and then the request lands onto this instance, because this instance did not see the user ID before. So this again replies back to the user that the request has been passed, or whatever the operation basically whatever the operation was, client is able to perform that operation. बट तो यहाँ पे देख रहे हो, तो जितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होंगे उतनी बेसिकली कंसिस्टेंसी नहीं है अक्रॉस डेटा. तो तुम उस केस में क्या करोगे? लेट्स से सो यू कीप अ ग्लोबल स्टोर. ठीक है, तो तुम एक ग्लोबल स्टोर रख रहे हो एंड दीज रेट लिमिटर्स आर ट्राइंग टू बेसिकली चेक विद द ग्लोबल स्टोर इंस्टेड ऑफ कीपिंग एवरीथिंग इन मेमोरी. ठीक है, जस्ट डिलीट दिस. बट अब इस ग्लोबल स्टोर का, एक सेकेंड, अब इस ग्लोबल स्टोर के कुछ प्रॉब्लम्स तुम लोगों को दिख रहे हैं. एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है. आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट वाज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाज लो लेटेंसी. बट यहाँ पे क्लाइंट क्या हो रहा है? ऑलरेडी हैज जम्प्ड फ्रॉम, लेट्स से, गेटवे टू द backend service, and then backend service checks with rate limiter, and then rate limiter process goes to the global store, और उसके बाद में it decides. तो यहाँ पे प्रोटेक्शन कहाँ हुआ? रिक्वेस्ट ऑलरेडी रीच्ड द बैकएंड सर्विस. तो इस वजह से क्या है कि हम लोग जो है रेट लिमिटर आई थिंक डायरेक्टली सर्विस में नहीं रख सकते, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी टेकिंग मल्टीपल नेटवर्क हॉप्स
So why it waste this much amount of latency? Also, the whole purpose behind having, let's say, rate limiter was to protect our backend service against multiple requests trying to, let's say, get the resource of that instance. तो हम लोग अपने instance के अगर resources को ही protect नहीं करें, then what's the point of having the rate limiters? तो अगर तुमने मेरी इससे पहले वीडियोस देखी हैं तो हम लोग मोस्टली जो है रेट लिमिटर फीचर अपने गेटवे में ही एपीआई गेटवे बोल लो या गेटवे बोल लो, इसी में एक्सपेक्ट किया करते थे, ठीक है। अज्यूम करते हैं इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं एंड दिस इज द सर्विस, ठीक है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि हम लोग जो है क्या बोलते हैं, डायरेक्टली आई थिंक गेटवे पे ही इम्प्लीमेंट करेंगे, लेट्स से, ठीक है। सो रेट लिमिटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी गेटवे पे, ओनली वन नेटवर्क हब from client to from client to our gateway. Then gateway directly uh, checks with rate limiter, and rate limiter is using certain algorithm. I think it's best time to discuss the algorithm now कि कौन सी algorithm हम लोग use करेंगे, and then depending on whether the request fails or pass. If the request passes, then we pass the request to the backend service. If the request, I mean the user has, let's say, exceeded the number of requests within a time limit, then we fail the request and also notify the user. तो अब आते हैं रेट लिमिटिंग एल्गोरिदम, आई थिंक क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना, रेट लिमिटिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। So let's talk about the rate limiting algorithm. The first and the simplest algorithm is the fixed window algorithm, ठीक है। तो how it works is we basically maintain a simple counter for that window, and when the window changes we basically reset the counter. So that's pretty simple. Let me show you an example. So let's say हम लोगों ने जो है 5 रिक्वेस्ट पर मिनट सेट करके रखा है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ऑल्दो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, 5 रिक्वेस्ट पर सेकंड इज, आई मीन पर मिनट इज वेरी लेस। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम शोइंग यू कि कैसे करके फिक्स्ड विंडो एल्गोरिथम काम करेगा। सो लेट्स से दिस इज योर टाइमलाइन, ठीक है, एंड दिस इज योर मिनट, ठीक है, सॉरी, लेट्स से, ठीक है, and here the second times, I mean second minute start, so it's 01 minute, and here it's 02. So let's say when request, let me write down the capacity as well. So capacity is 5 requests per minute, ठीक है। So when request, let's say 1, when the request 1 comes, ठीक है, तो यहाँ पे जो है काउंटर हमारा कितना है, काउंटर इज, आई थिंक यहाँ पे काउंटर जो है हमारा बिफोर द विंडो स्टार्टेड, आई थिंक काउंटर लेट्स से इज, काउंटर is 0. How do we represent this counter in databases? We'll discuss it later on, but right now just assume that we are keeping this counter as in our memory, and we are implementing this for a single instance. All right. So counter 0 है, request 1 comes, we check what's the counter. So counter is 0, then we simply allow the request and increase the counter. So here counter becomes 1, ठीक है, here the counter is 1. Now you receive a second request. So what happens is counter is 2, ठीक है। So first request you received here, second request you received here, you checked what's the
capacity. So capacity is 5 requests per minute. You already have one request, you can still allow. All right. So we simply pass the request and we increase the counter. Let's say you receive another request here. So request 3. अरे कहाँ गया यार, एक सेकेंड, सॉरी यार, पता नहीं क्या हो गया था। ठीक है, सो यहाँ पे काउंटर 2 है. So you check when the request comes, counter is 2, capacity is 5. So you simply allow the request, increase the counter. Now here I think इस वे में करना आसान रहेगा, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा. ठीक है, here request 4 comes. You check what is the counter. Counter is 3, capacity is 5. So you simply allow the request and increase the counter. Now when the next request comes, ठीक है, तो तुम क्या चेक करोगे? अगेन चेक द काउंटर, रिक्वेस्ट नंबर 5. So you check counter is 4, capacity is 5. So you, what do? You simply allow the request and increase the counter. Now your counter becomes 5. Now when the next request comes within the same minute, all right, so you check you are already at the capacity, so you cannot pass the request. So what you do is you simply reject the request. Now what's happening here? User has to wait during this time until the counter is reset. So this counter will be reset here. ठीक है, तो जब तक कि ये काउंटर रीसेट नहीं होता तब तक जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी, ठीक है, जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी इन दिस विंडो बेसिकली विल ड्रॉप ऑल द रिक्वेस्ट. सही है, तो ये भी ड्रॉप हो जाएगी. सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ, ये भी ड्रॉप हो गई, ये भी ड्रॉप हो गई. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जब यूजर ने अपना कोटा जो था रिक्वेस्ट का उसको कंज्यूम कर लिया, देन यूजर हैज टू वेट अंटिल द विंडो काउंटर इज रीसेट. सो अगेन आई थिंक एक एक जस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सिंपली कि लेट्स से यहाँ पे सो लेट्स से रिक्वेस्ट 9 कम्स हियर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, काउंटर ऑलरेडी रीसेट हो चुका है. सो यू चेक वेदर दी व्हाट्स द काउंटर. ठीक है, फॉर दिस विंडो counter is 0, capacity is 5. So we simply pass the request and so on. So this implementation is very simple. It's just that it becomes I think first problem you see कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर यूज़र ने अपना टाइम कंज्यूम कर लिया, आई मीन रिसोर्सेज या जो भी बोलो तुम, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अपनी कंज्यूम कर लिए फॉर दैट पर्टिकुलर विंडो, तो उसको वेट करना पड़ेगा एंड दैट्स नॉट अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस. ठीक है, और ये रिक्वेस्ट जो है मैंने ऑल्दो लेट्स से सेकंड के बेसिस पे डिसाइड करी है, बट वर्स्ट ऑफ रिक्वेस्ट कैन आल्सो कम हियर एट दिस पर्टिकुलर सेकंड. तो अगर यूज़र ने सारा अपना जो कोटा था वो यहाँ पे ही कंज्यूम कर लिया एट दिस पॉइंट, देन यूज़र हैज़ टू वेट very long time until they can send the request again to our system. So I think that's the main disadvantage of keeping the fixed window. It has certain advantages, which is basically implementation is very easy. You just need to keep a simple counter, less memory intensive. Why? Because you're just keeping a counter per window per user. सेकंड में क्या होगा, स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम. स्लाइडिंग विंडो में देखते हैं. तो स्लाइडिंग विंडो में लेट्स से कैन बी, ठीक है, लेट्स से अगेन आई थिंक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हर रिक्वेस्ट स्लाइडिंग विंडो में फर्स्ट हम लोगों का आइडिया ये है कि विल कीप अ विंडो ऑफ लेट्स से लास्ट एक्स रिक्वेस्ट, एंड व्हेन द नेक्स्ट रिक्वेस्ट कम्स विल सिंपली स्लाइड द विंडो एंड रिमूव ऑल द रिक्वेस्ट जो उस विंडो में नहीं है, and then we'll check whether the capacity is allowing us to pass the request or not. ठीक है,
तो अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, लेट्स से, so this comes at, because here we are tracking what timestamp for every request, ठीक है। सो ये t इक्वल टू 1 पे आई, एंड ये अज्यूम कर लो कि टाइम सेकंड्स में है, ठीक है। ये t इक्वल टू 2 पे आई रिक्वेस्ट, ये 3 पे आई, ये 4 पे आई है रिक्वेस्ट, ये 5 पे आई है, ठीक है। व्हाट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट 6 पे आई है, ये 7 पे आई। आई थिंक इतना काफ़ी है, ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करना है। ये तुम्हारी 6 है रिक्वेस्ट, और ये तुम्हारी 7 है, ठीक है। तो एंड वी आर सेइंग कि विल अलाउ 5 रिक्वेस्ट पर विंडो, ठीक है। 5 रिक्वेस्ट, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, 5 रिक्वेस्ट पर यूजर पर विंडो, ठीक है। या इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि 5 रिक्वेस्ट पर मिनट ही हम अलाउ करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो फर्स्ट व्हेन द रिक्वेस्ट 1 कम्स, वी चेक कि विंडो का साइज क्या है। तो विंडो अभी हमारी क्या है, विंडो हमारी कंप्लीटली एम्प्टी है ना। विंडो लेट्स से हमारी कंप्लीटली एम्प्टी है, तो वी डोंट डू एनीथिंग, वी सिंपली ऐड दिस रिक्वेस्ट टू आवर विंडो। सो नाउ आवर विंडो बिकम्स दिस, ठीक है। और वी पास दिस रिक्वेस्ट। नाउ what do we check? Again, when the request 2 comes, we check in the window how many requests are there. First of all, we check in the window whether are there any requests which are from the previous, let's say, minute, or should we discard them. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है इस विंडो में जिसको हमें डिस्कार्ड करना है। देन वी सिंपली ऐड द रिक्वेस्ट टू आवर करंट विंडो, and then we pass the request. When the next request comes, again we increase the window and pass it, because we are not reaching the capacity of the window. Now when the request 4 comes, we again do the same thing, we increase the window and pass the request. Now again we do the same thing, we increase the window and we pass the request. Now when the next request comes, now because we cannot remove anything from the window, all right, and we have already reached the capacity. So what do? We keep this window here and we reject the subsequent request, because we cannot allow this request, because we cannot remove it from, because we cannot remove the previous request from the window. So, and we are already at the capacity, so we cannot pass the request. Again for the same thing, so we do the same thing. We are at capacity, we cannot remove anything from the window, so we just reject the request. Now let's say the next request comes at 61th second, okay. So अगर 61 सेकेंड पे आएगी कोई रिक्वेस्ट, देन व्हाट डू वी डू, फर्स्ट वी चेक, is there any request that we need to remove from the window? Yes, we need to remove one request. So this was the request, so we remove it, we shrink our window, so our window becomes something like this, and then what do we do? And then we increase our window, because we removed our capacity, I mean window capacity became 4, and the allowed capacity is 5, so we just pass the request. तो यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा। आई थिंक स्लाइडिंग विंडो में जो 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 पिछली वाली एल्गोरिथम में प्रॉब्लम्स थी, वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें मोर और लेस सॉल्व हो जाती हैं। बट आई थिंक अगर वर्स्ट रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पीक रिक्वेस्ट आ रही है, स्टिल यू विल ओनली कंसिडर द लास्ट, आई मीन लास्ट
x request in that window, last allowed request जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर, ठीक है। बट आई थिंक मेन डिसएडवांटेज इज कि हम लोगों को सारी रिक्वेस्ट को का जो टाइम स्टैम्प है उसको स्टोर करना पड़ रहा है, एंड वी हैव टू डू अ बंच ऑफ लेट्स से ऑपरेशन, ऑल्दो इट्स नॉट a constant operation. So let's say if user sends too many requests in that window, तो हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, पहले हमारा ऑपरेशन क्या रहता है। सो फर्स्ट व्हाट डू वी डू, रिमूव प्रीवियस slash discarded request from the window, check the capacity of the window now, updated window, add the request to the window. सो आई थिंक ये 3 ऑपरेशंस हैं, तो आई थिंक इस वजह से क्या हो रहा है, मेमोरी इंटेंसिव है, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज दैट मच, आई मीन वी डोंट यूज द स्लाइडिंग विंडो मोर और लेस इन द प्रोडक्शन। कहीं पे ऐसा सिनेरियो मेरे को सोचने दो जहाँ पे हमें स्लाइडिंग विंडो यूज करनी पड़ेगी। नॉट श्योर, अगर समझ में आता है तो बता देना कमेंट में। थर्ड एल्गोरिदम देखते हैं। सो आई थिंक थर्ड वन इज द टोकन बकेट एल्गोरिदम। टोकन बकेट में क्या होता है कि अज्यूम यू हैव अ कंटेनर एंड दैट कंटेनर इज, उस कंटेनर में जो है रिक्वेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट, नॉट द रिक्वेस्ट, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एट अ कांस्टेंट रेट tokens are being added and every request consumes one token. So let's say जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, you will check in your container whether you have the tokens available in the container or not. If container does not have any token available in the bucket, then we reject the request. Meanwhile, we are also constantly refilling the bucket at the constant rate. And when the token is available in the bucket, we simply reduce the number of tokens in the bucket and then we pass the request. So that's the overall flow. So let me quickly do one thing. Okay, so I'm just adding the tokens. So let's say again, so this is a bucket, let's say, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे होगा refill at a constant rate। यहाँ पे क्या होगा, when the request comes, check the token available in the bucket। ठीक है, ये तो सिंपली हमारा फ्लो हो गया। एंड if token is available, use that token, else reject the request। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हाँ, तो ये हमारी एक, सॉरी, ये हमारी एक वो है, एक बकेट है जिसमें हमारे 5 टोकन है। अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से, और हमारी जो रिफिल रेट है वो 5, क्या है, 5 रिक्वेस्ट पर मिनट हम लोग रिफिल करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से व्हेन द रिक्वेस्ट वन कम्स, व्हाट यू विल डू, यू विल चेक इन द बकेट capacity is equals to 5। ठीक है, रिक्वेस्ट वन कम्स एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमने चेक किया यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं, 5 tokens अवेलेबल हैं। सो वी नीड जस्ट 1 token in order to serve this request. So what do? We remove this token and we pass this request. So this request consumed
this token. Now at t equal to 2 second, again the request comes. Again we check. We have 4 tokens available in the bucket. We simply pass the request, and uh, 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 this bucket, I mean this request consume this token. When the request number 3 comes at t equal to 3 second, we check. We have 3 tokens available. The request is, so this request is passed, and this request consumes 1 token. When the request number 4 comes, we again do the same thing. Because the token is available, we simply pass the request. Now, when the request 5 comes, we check the token is available. So request 5 uses this token. Now that request is served. When the request number 6 comes, we check, token is empty, and because the refill rate is, let's say, 5 tokens per minute, and because all of these requests came within a same minute, so we don't have any token available, we cannot even refill this bucket. What do? We simply reject the request. So I think that's the core idea. क्या क्या चीज़ें हम लोग स्टोर करते हैं इस एल्गोरिदम में? व्हाट डू वी नीड? वन इज लास्ट refill time. Second is the tokens available in the bucket, I think, in the bucket. And obviously all of these things are happening for a single user or for a single identifier. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये होल सिस्टम है, ये फॉर अ पर्टिकुलर आइडेंटिफायर. अगेन लेट्स से अगर रिक्वेस्ट तुम्हारी आती है t इक्वल टू 61 पे, then what will happen? So at t equal to 61, because your system has again refilled the bucket, because your refill rate was, let's say, 5. So what do? We, let's say, check token is available. So we remove this token and pass the request. So next algorithm is leaky bucket. यहाँ पे I think the idea is very similar. So we have a bucket, and this bucket is leaking at a constant rate. Assume that you have water in the bucket, and that water is nothing but the number of requests or the individual requests in that bucket, and you only allow the incoming request if that does not overflow the bucket. So that's the core idea. I think idea is very similar. So let's say, let me just, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग, let me, ठीक है, let me just, सिमिलर आइडिया है यहाँ पे भी 3. ठीक है, यहाँ पे जो है हम कैपेसिटी थोड़ी सी कम रखेंगे. ठीक है, और कॉन्स्टेंटली हम लोग जो है लीक कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, लीक रेट क्या है हमारा, 3 रिक्वेस्ट पर मिनट. ठीक है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट 1 कम्स, वी चेक कि अगर इस रिक्वेस्ट को हम बकेट में ऐड करेंगे, देन द whether the water will overflow or not, because the bucket is empty, so we simply add this request. Remember the uh, leak rate is 3 requests per minute. ठीक है, at t equal to 2, again the request comes, so we check, yes, the water or the bucket will not overflow, so we simply add the request and pass
add the request to the bucket and pass the request. Now, when the request 3 comes at t equal to 3, we check because the capacity is 3. We simply add the request to the bucket and pass the request. Now, when the request 4 comes, we check now because the bucket is already full. If we add another request, it will overflow. So what do? We cannot add the request. So we simply reject this request. Now assume assume at t equal to 40, at t equal to 40, or maybe what, t equal to let's say, अरे यार क्या हो जाता है, at t equal to let's say 20, मतलब at t equal to 20. So ये रिक्वेस्ट क्या थी, t equal to 1, t equal to 2, t equal to 3, t equal to 4 पे थी. ठीक है, ये रिक्वेस्ट आई थी at t equal to 1, 2, 3 एंड 4. अब ये t equal to 20 पे आई है ना, because our leak rate is what, 3 requests per second. That means 1 request per 20 second हम लोग लीक कर सकते हैं. तो जो t equal to 1 पे आई थी रिक्वेस्ट, उसको हम t equal to 20 पे लीक कर देंगे. So this request will go out. Now when the request number 5 comes at t equal to 20 second, what do? We simply check whether what's the water level. So water, I mean, the number of requests in the bucket are 2 and the capacity is 3. So what do? We simply add this request. So that's how the leaky bucket algorithm works. I think it's very similar to token bucket. Token bucket में जो tokens available होते हैं, they define whether you can pass the request or fail the request. और leaky bucket में जो है emptiness defines कि whether you can add the request to the bucket or not. So they are basically एक दूसरे का inverse है. Idea is very very similar. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एल्गोरिदम की बात कर ली. सो विल यूज दी, लेट्स से, तुम कोई भी एल्गोरिदम यूज कर सकते हो. टोकन और लीकी बकेट दोनों के लिए सेम ही पैरामीटर्स को जो है तुम्हें यूज करना है. सो लेट्स यूज द टोकन बकेट एल्गोरिदम हियर. सो व्हाट डू वी नीड? we need to keep a track of two things. One, last refill time and the tokens available. ठीक है, ये दोनों हमने लेट्स से यूज किए. अब नाउ कैन वी यूज a database here? We can, but 1 million requests, 1 million writes per second can be huge. So I think, in my opinion, I'll go with some caching where we have certain uh, data structures in the cache available. Let's say जहाँ पे हम लोग काउंटर्स को स्टोर कर सकें. तो दैट्स व्हेन द रेडिस कम्स इन. रेडिस इज वेरी highly available, highly scalable system, distributed cache. We can use a cache like a Redis system, like a Redis. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से एक Redis को यूज कर लेंगे. एंड व्हाट डू वी डू हियर? in Redis we simply store, for every user we simply store these two values here. ठीक है, in the bucket. So आई थिंक हम लोगों ने लेट्स से फर्स्ट रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर दी क्या, कि जब रिक्वेस्ट आएगी वी चेक इन द रिक्वेस्ट, आई मीन वी चेक in the Redis whether this algorithm satisfies. Agar yes, then we pass the request and update the token. So now know these two things. The operation order of operations is, first we read these values for a particular bucket from the Redis, calculate whether we can allow the request or not. If yes, then we update these values.
So here what we are doing is uh, read first and then write. Now every time when we when write after read is involved, you have to think about the consistency of the system. So let's say uh, because you need to scale your system to 1 million users, a single instance will not suffice for the gateway. So let's say you have multiple instances running. ठीक है, अब क्या होगा? Request from the client lands to both the instances of the gateway at both the instances of the gateway. अगर यूजर ने जो रिक्वेस्ट है अपनी ऑलमोस्ट at the same time भेजी है, and somehow the request lands, first request lands at instance 1 and second at instance 2, then they both will read from the Redis, because उन दोनों ने at the same time read किया है, because it's not a आई मीन तुम ब्लॉक तो कर नहीं सकते रीड्स को, दोनों ने एट द सेम टाइम रीड किया है, एंड देन दे कैलकुलेट, बोथ ऑफ देम विल अलाउ द रिक्वेस्ट. So that's a problem. Why? Because we are doing read first and then write. So I think Redis में एक very interesting feature है which is called Lua scripts. So every time जहाँ पे भी तुम पहले read कर रहे हो and then you are writing, instead of doing that directly in in the machine, because the logic is fairly simple. मतलब लास्ट कैलकुलेशन, लास्ट रिफिल टाइम और करंट टाइम के बीच की तुम जो है डिफरेंस निकालते हो, यू कैलकुलेट कि कितना टाइम इलैप्स हो चुका है, एंड देन यू ट्राई टू रिफिल दी बकेट इन दी टोकन बकेट एल्गोरिथम, and then you check whether you can allow, even after refilling the bucket, can you allow the request or not. So the logic is fairly simple. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो लुआ स्क्रिप्ट्स है ये दे आर डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस एंड दिस पर्पस ओनली. आई मीन जहाँ पे तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं रन करना है, यू नीड टू रन समथिंग इन आइसोलेशन, बिकॉज रेडिस इज अ सिंगल थ्रेडेड सिस्टम. सो लेट्स से जब तुम, अगर योर रेडिस इंस्टेंस receives a request, it will process the request, calculate the data, fetch it from the memory or DB, and then return it back to the client. Only then it will move to the next request. ठीक है, तो जो Lua scripts हैं आई थिंक इनका एडवांटेज भी यही है कि एवरी रेडिस इंस्टेंस विल हैव लुआ स्क्रिप्ट VM, विच इज़ अ वेरी लाइट वेट सैंडबॉक्स्ड इन्वायरमेंट, जहाँ पे जो है you can execute the operations. How you can execute the operation? Lua VMs will basically execute the Redis commands, but in isolation, and no other command on the same instance can run until this Lua script has run completely, and obviously it has to run successfully. तो यहाँ पे जो है, बिकॉज वी आर रीडिंग फर्स्ट एंड देन राइटिंग, आर लॉजिक इज फेयरली सिंपल and not very complex, and it's very 3-4 lines of code. So I think we can use the Lua scripts here. So instead of doing everything here, basically fetching the data and then writing the updated data, we can simply take advantage of the Redis single threaded environment. So we use the Lua scripts. We basically do the HM get operation on these two variables on the bucket, read them from the Redis on that instance in the Lua scripts, calculate the data, update the bucket directly in the Lua scripts. So that way we basically avoid this race condition. Now I think um, second part is, so low latency, I think we covered. Availability versus consistency. Um, so let's first focus on the scale of the users.
So because we need to scale, let's say 1 to 1 million users, let's assume जो Redis का एक single instance है, because you cannot vertically scale infinitely, so you need to scale horizontally and you need to run your Redis in the cluster mode. तो assume करते हैं कि जो हमारा एक Redis instance है, let's say it can handle 30,000 requests per second easily. ठीक है, तो हमें कितना चाहिए है? 1 million इज 10⁶, और 30,000 से डिवाइड करने के लिए क्या करें? सो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे, ये क्या कर रहा हूँ मैं? इसको डिवाइड बाय 33, तो बेसिकली इन ऑर्डर टू स्केल विल यूज द रेडिस इन क्लस्टर मोड, जहाँ पे हम लोग जो है पार्टीशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से यूजर आईडी और द आइडेंटिफायर और द एपीआई की दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द यहाँ पे किया है ना डिस्कस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कितना 10⁶ में से 3 में से 4 निकल गए, ये बचा कितना? 100 डिवाइडेड बाय 3. तो वी नीड 33 इंस्टेंसेस. ठीक है, Let it- ठीक है, वी नीड हाउ मेनी इंस्टेंसेस? ऑलमोस्ट 33 34. अब यहाँ पे जब भी हम लोग मल्टीपल इंस्टेंसेस यूज़ करेंगे रेडिस में, तो एक जो डिसएडवांटेज है लोआ स्क्रिप्ट्स का, विच इज़ कि जो तुम्हारी जो भी डेटा मॉडल्स या जो भी तुम बकेट या जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, वो ऑन द सेम हैश लॉट फॉल करने चाहिए इन द सेम बकेट. So because here we are using only one data structure which is let's say HM, जो है क्या बोलते हैं, हैशेस में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं. वन इज लास्ट रिफिल टाइम एंड सेकंड इज द टोकन. सो हम लोग एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पे ऑपरेट कर रहे हैं इवन इन आर रेडिस लुआ स्क्रिप्ट. सो आई थिंक दैट्स नॉट एन इशू, बट अगर फ्यूचर में तुम यूज करना चाहते हो लुआ स्क्रिप्ट, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम. यू हैव टू लेट्स से एनालाइज कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा डेटा मॉडल्स हैं, आर दे एग्जिस्टिंग ऑन दी सेम हैश स्लॉट और नॉट. अदरवाइज जो है रिक्वेस्ट जो है बेसिकली रेडिस भी लुआ वीएम रिक्वेस्ट फेल कर देगा, या रेडिस का जो भी एनालाइजर होगा वो फेल कर देगा आफ्टर एनालाइजिंग कि ये सेम हैश स्लॉट पे एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, व्हेन एक्चुअली परफॉर्मिंग द लुआ स्क्रिप्ट. So I think scale is handled. We'll run multiple instances. We'll use the let's say sharding key as our identification key. It can be user ID, API key, merchant ID or anything. ठीक है, जो भी हम ID use कर रहे हैं for our clients. अब हमारी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बची है, आई थिंक इट्स द अलाउ एडमिन्स टू सेट देयर कॉन्फ़िगरेशन इन द सिस्टम. सो लेट्स से वी हैव दिस डेटाबेस and we have the admin UI here. ठीक है, तो एडमिन UI के थ्रू जो है मतलब ऑब्वियसली अज्यूम कर लो कि ये बैकएंड सर्विस है कोई, एडमिन UI स्लैश समहाउ जो है rights are coming to our DB. So we need a simple, let's say simple, very I will call it as a compute simple process. Simple process. It's a very thin process जिसका काम बेसिकली इतना होगा कि हम लोग लेट्स से कोई एक डेटा स्ट्रक्चर जो भी राइट हो रहा है, जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, वी नीड टू लेट्स से send them to the rate limiter so that these can be reapplied, है ना? So it will do what? It will get those
changes from the, let's say, CDC, or the, if you are using the relational database, if you end up using if you end up using, let's say, NoSQL like a DynamoDB, then you can use the DDB streams. और हम लोग उस समय क्या करेंगे, जो भी हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम द DB, basically we have to reapply the new configuration. So we'll simply replicate them or send them to the rate limiter, and rate limiter will update those. ठीक है. आई थिंक एक जो मेरे को क्या हो सकता है यहाँ पे इशू, अब एक प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज रेडिस इज नॉट अ परसिस्टेंट डेटा स्टोर, obviously it's in memory, it can quickly recover, let's say when a machine restarts or something happens to the machine, it can rebuild the same state which was there the last time, but it takes some time. And because we need the high availability over consistency, what do we do? So here we can either uh, fail all requests, fail all requests, or pass all requests. So let's say one of the Redis instances goes down. What do we do? So here we are basically discussing over availability and consistency. If we want the system to be consistent, then any request, let's say coming in during this time, we can fail the request until the Redis has, let's say, reconstructed the last state that it was in. And once that happens, only then we can continue to accept the request. So what is going to happen? All of those users who were, let's say, mapped to that particular instance will not be able to communicate with the system, and that's not a good user experience. In that case, what do we do? Because we already said we want high availability from the system and not the strong consistency. So I will simply pass all the requests during this time, and uh, simply accept the request from those users who will eventually map to this Redis instance. Now, if let's say इफ योर इंटरव्यूअर, मतलब जो आपका इंटरव्यूअर है, अगर इस सिचुएशन में आपको ज़्यादा ग्रिल करता है, कहता है कि लेट्स से इट यू आर अगेन इन द सेम सिचुएशन जिस वजह से हम लोगों ने रेट लिमिटर बिल्ड करना स्टार्ट किया था इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज वी वांटेड टू प्रोटेक्ट आवर बैकएंड सर्विस, then you can, let's say, discuss multiple approaches. One of them could be one of the fallback approaches that I can think of is, so let's say if Redis instance is available, तो हम लोग जो है फिक्स्ड विंडो एल्गोरिदम जो है अ, इस Redis जो हमारा रेट लिमिटर का प्रोसेस है उसमें ही डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट टू protect our service and also improve the user experience and not fail all the requests coming in from the user. ठीक है. तो fallback approach में जो है use fixed window algorithm, fixed window counter when Redis is unavailable. ठीक है. तो आई थिंक एक तो ये हो गया, और कहीं पे फॉलबैक तुम्हें दिख रहा है अगर राइट्स जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस लेट्स से आर अप्लाइड अ बिट लेट, eventually are applied to the rate limiter, I think it's okay for us as long as we are not basically eventually applying those configurations. That's the main part. Um, what else? Now comes the low latency. So we already added multiple instances in order to be able to serve 1 million users in the system. Another thing that I see is, so between Redis and what do you say,
between Redis and the rate limiter, you have to communicate. Uh, Basically, you have to communicate over the network. So communication over the network, obviously, you'll use some kind of either uh, HTTP based protocol. So what happens is you have to make the TCP connection with every Redis instance, and that TCP connection can take some time. Basically, TCP handshake can take some time. सो आई थिंक हम लोग जो है डेटाबेसेस जो करते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस हम लोग सेम अप्रोच यूज़ कर सकते हैं वी कैन यूज़ द कनेक्शन पूलिंग सो वी कैन क्रिएट अ कनेक्शन पूल ऑन एवरी रेट लिमिटर process and reuse the same connection again and again in order to save on the network latency and not establish the connection again and again. तो मैं यहाँ पे इसको use connection pooling and not establish the TCP connection again and again in order to serve users in specified latency, let's say. So I think आजकल के जितने लेटेंसी जितने भी क्लाइंट्स हैं जैसे मैंने जो है रेडिस यूज़ किया है आई थिंक जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया है जावास्क्रिप्ट क्लाइंट्स में तो जो आजकल के जो मॉडर्न clients हैं especially for Redis they already do the same thing. I mean they already do the connection pooling and create a let's say a list of connections which is a configurable attribute. You can change how many connections you want per rate limiter process and those connections will be reused. Second is what else? Second. So I think first requirement is satisfied. User should be able to pass, system should be able to pass or drop the request. So I think rate limiter process will make sure that we can either pass the request or fail the request. I mean reject the request based on the identification and the availability of their quota. Allow admins to set their configuration in the system. सो आई थिंक यहाँ पे हम लोग जो है कोई एक रिलेशनल डेटाबेस यूज़ कर लेंगे बिकॉज जो कन्फिगरेशंस होती हैं रेट लिमिटर की दे डू नॉट चेंज दैट फ्रिक्वेंटली तो आई थिंक अ सिंपल माई SQL इंस्टेंस शुड बी एबल टू हैंडल इट ईजिली एंड जब भी कोई चेंज होगा इन द कन्फिगरेशन वी सिंपली यूज द like a AWS Lambda or a thin what do you call thin compute logic which does nothing, simply sends the data to the new configurations back to the rate limiter, and then rate limiter will apply that configuration to the subsequent request after it received the updated configuration. We also discussed, so low latency हम लोगों ने discuss कर लिया. We saved on let's say we saved on access pattern. So we use the in-memory data store and not the traditional data stores like SQL or NoSQL because we need to serve the users. I mean, in order to satisfy the low latency non-functional requirement. Then we used the uh, connection pooling in order to save on the connection established time. In case one of the instances of the Redis goes down, we simply use the fallback logic that we discussed. We'll simply keep on storing the counters uh, in the process itself, and based on those counters, we can simply either allow the request or fail the request if the users
Basically, we can use these counters to pass the request or fail the request until that instance is, let's say, recovers and reaches to the previous state that it was in before the system crash or restart. um what else? सो हम लोगों ने लो लेटेंसी भी सेटिस्फाई कर लिया, अवेलेबिलिटी भी हम लोगों ने कर लिया, बिकॉज वी हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस रनिंग in the cluster mode, so we can easily handle the scale of 1 million users as well. अगर चाहिए है तो समटाइम्स आई थिंक इन दिस केस समटाइम्स जो है इंटरव्यूअर डिस्कस कर सकता है कि तुम रेडिस में क्या स्टोर करोगे, तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर कि हम लोग रेडिस में क्या स्टोर करेंगे। हैश डेटा स्ट्रक्चर हम लोग कोई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हैश डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग जो है लास्ट रिफिल टाइम एंड टोकन्स अवेलेबल इन द बकेट हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। एक एडवांटेज ये एक एक्स्ट्रा चीज़ और हम कर सकते हैं कि लेट्स से जब, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू कीप ईच एंड एवरी यूजर्स डेटा इन द रेडिस। सो लेट्स से एक यूज़र है जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज़र नहीं है ऑफ द प्लेटफॉर्म, सो लेट्स से आ जाता है, फिर मान लो 3 दिन बाद एक्सेस करता है प्लेटफॉर्म, फिर 5 दिन बाद एक्सेस करता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत इरेगुलर है, तो उसका डेटा जो है मेमोरी में सेव करना आई थिंक इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी हम लोग जो भी बकेट और ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, वी विल हैव सम काइंड ऑफ टीटीएल यूज़ टीटीएल, लेट्स से 10 सेकेंड 15 सेकेंड और जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेस उसके अराउंड आप लोग ये टीटीएल डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दोस दैट टीटीएल। इफ़ लेट्स से कोई इनफ्रीक्वेंट यूज़र है जो कभी कभी सिर्फ प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है, देन विल अप्लाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑन देम एज वेल एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिंग और नॉट लेट्स से यूजिंग टू मच मेमोरी, सो टीटीएल्स विल हेल्प अस देयर एज वेल। व्हाट एल्स? हम लोगों ने जो है एल्गोरिदम्स तो डिस्कस कर ली थी, फिक्स विंडो भी डिस्कस किया है, स्लाइडिंग विंडो भी डिस्कस किया है, देन टोकन बकेट भी डिस्कस किया है एंड इवेंचुअली लीकी बकेट भी डिस्कस किया है। हाँ, आज आई थिंक हम लोगों ने जो है सिस्टम ज़्यादा वैसे यार एक्चुअली में क्या है ना कि ये जो सिस्टम है आई थिंक ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है नहीं, but still because I explained more or less everything in detail, I try to explain algorithms individually as well, उनके लिए कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है, बट आई थिंक यू गेट द जिस्ट कि लेट्स से रेडिस क्यों यूज़ किया है, या हम लोगों ने जो है रेट लिमिटर गेटवे पे ही एज अ फीचर क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं, और हमने बैकएंड में क्यों नहीं, ये बैकएंड सर्विस में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया रेट लिमिटर को, इंस्टेंसेस हमने क्यों इतने यूज़ किए हैं, क्या डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे रेडिस में, टीटीएल का भी लॉजिक हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया कि हम लोग टीटीएल क्यों लगाना चाहेंगे, और कनेक्शन पूलिंग भी हम लोगों ने डिस्कस की है। सो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी डेप्थ डिस्कस की है। होपफुली मैंने जो है इस वीडियो में कुछ ऐसा बहुत ही अलग कुछ नहीं बोला है। मेरे हिसाब से अगर आप इस वीडियो को फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू क्लियर योर डिज़ाइन राउंड्स वेरी इजीली। हम लोगों ने एरर हैंडलिंग सिनेरियोज भी डिस्कस किए हैं कि इन केस Redis, because it's not a persistent data store, if persistent, basically Redis is in memory data store, everything is stored in a volatile memory like a RAM. So if it Redis instance goes down, what will you do in that scenario? Because we prefer the availability over consistency, so we'll use some kind of a fallback logic in order to protect our backend services and not directly allow all the requests or fail all the requests. So I think ये जो है चीज़ें, ये तुम अगर अपने इंटरव्यूअर से डिस्कस कर लेते हो, then I think it's fine. um what else? यार आई थिंक मेरी साइड से तो आज के लिए इतना ही है।
बाकी अगर मैंने कुछ मिस किया हो इस वीडियो में या कुछ अगर गड़बड़ बोल दिया हो तो प्लीज़ लेट मी नो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो। वी कैन डिस्कस इन द कमेंट्स एंड या आई थिंक दैट्स फॉर द वीडियो एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।